नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम और आरएस मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन पर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद मैं इस आंसर राइटिंग में इसलिए लगा हुआ हूं ताकि मैं अपने आप को डाइवर्ट भी कर सकूं और इसके साथ साथ आपकी जो तैयारी है वो भी आगे बढ़ती रहे। दोस्तों, ये सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस सीरीज़ के माध्यम से न केवल मैं आपको टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चंस कवर करवा रहा हूँ, बल्कि इसके साथ साथ जो है आपके जो डाउट्स इनसे जुड़े हैं वो भी क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप आलस ना करें और ये जो आंसर राइटिंग की जो पुपड़ी है इसको रोज़ बजाते रहें, क्योंकि अगर आप इसे बजाएंगे नहीं तो थोड़े ही दिनों में आप इसको भूल भी जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम रोज़ आंसर राइटिंग करें ताकि हम जो है अपनी पकड़ बना सकें उत्तर लेखन पर और अच्छे अंक जो है परीक्षा में प्राप्त कर पाएँ। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के हमें आंसर राइटिंग करना अत्यंत हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो आज की कक्षा में हमारा जो पांचवा पार्ट आ गया है, पांचवा प्रश्न जो है वो संविधान की पांचवी और छठी अनुसूची से जुड़ा हुआ है। तो दो प्रश्न मैंने यहाँ से लिए हैं। पहला है, भारत में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधानों की चर्चा करें और ये भी बताना है कि क्या ये प्रावधान जो है अपने उद्देश्यों में सफल हो पाए हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है कि संविधान की पांचवी और छठी अनुसूची में उल्लेखित प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। तो अक्सर क्या है कि हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं कि पांचवी अनुसूची जो है, जो चार राज्य हैं उनको छोड़कर अन्य राज्यों में अनुसूचित अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के लिए है। जबकि छठी अनुसूची के बारे में हम पढ़ते हैं कि जो छठी अनुसूची है, ये अनुसूची केवल जो चार राज्य हैं उन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी है। लेकिन ऐसी अनुसूचियों की स्थापना का कारण क्या रहा, हमको क्यों पांचवी और छठी अनुसूची लानी पड़ी, ये भी तो हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी अनुसूची को अगर संविधान में स्थान दिया गया है तो जरूर कोई ना कोई कारण तो रहा ही होगा और इसीलिए यहाँ पर इनको जगह भी दी गई है। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या वे कारण हैं जिनसे पहले तो ये अनुसूचियां लाई गई है और दूसरा फिर हम ये पढ़ेंगे इनमें प्रावधान क्या क्या है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं दोस्तों। पीछे कहाँ चले? 1935 1935 का भारत शासन अधिनियम में जो है आपके दो क्लॉज थे, 91 और 92। इन क्लॉज के अंतर्गत दो अलग अलग क्षेत्रों की बात यहाँ पर की गई थी। एक तो था एक्सक्लूडेड एरिया और एक था पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया। ठीक है, तो एक तो एक्सक्लूडेड एरिया था और एक पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया था। ये दो एरियाज थे जो कि एक तरह से हमारे वर्तमान में जो पांचवी और छठी अनुसूची में सम्मिलित क्षेत्र है उन्हीं के रूप में थे। तो इन दोनों ही क्षेत्रों को फिर बाद में संविधान में, क्योंकि जब हमने पहली अनुसूची बनाई, फर्स्ट अनुसूची बनाई, तो हमने उसमें सम्मिलित किए भारत के राज्य, ठीक है, और राज्यों के क्षेत्र। ठीक है, जब इनको सम्मिलित किया तो हम एक चीज पर ध्यान देना भूल गए और वो चीज थी कौन सी? वो थी हमारे यहाँ पर उपस्थित जनजातीय क्षेत्र। क्योंकि जनजातीय क्षेत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जनजातीय क्षेत्रों का अपना एक अलग माहौल है, उनकी अपनी अलग प्रथाएं हैं, उन लोगों की अपनी अलग मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं को संविधान के निर्माता भी चाहते थे कि वे अक्षुण्ण बनी रहे और उन क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो बिल्कुल अलग तरीके से किया जाए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि हम संविधान में इनके लिए एक ऐसी व्यवस्था करते हैं जिस व्यवस्था से इनका प्रशासन एक अलग तरीके से किया जाएगा। सामान्य राज्यों का जो प्रशासन होगा उस तरह से इनका प्रशासन हम नहीं करेंगे। और इसीलिए संविधान में पहले तो जोड़ा गया भाग 10। ठीक है, संविधान में एक भाग है जिसको बोलते हैं भाग 10 और इसमें एक अनुच्छेद जोड़ा गया है, अनुच्छेद 244। ये अनुच्छेद 244 जो है, इसके अंतर्गत आपके एक तो अनुसूचित क्षेत्र मतलब शेड्यूल्ड एरिया और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, इन दोनों ही क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित उपबंध जो है वो इनमें किए गए हैं। और अब इस 244 को जो है दो भागों में यहाँ पर डिवाइड कर दिया है हमने। इनमें से एक भाग जो है उसके अंतर्गत आता है आपकी पांचवी अनुसूची के क्षेत्र। ठीक है,
और दूसरा आता है 6वीं अनुसूची के क्षेत्र। इसके अंतर्गत लिए गए हैं आपके 4 राज्य। इसको याद करने का तरीका देखो, छठी अनुसूची को कैसे याद करते हैं हम। मैं याद करता हूं इसको MATM से, ठीक है, और M को मैं मानता हूं मनी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ATM वाले जो राज्य है, ATM वाले राज्य क्या है पूर्वोत्तर में, एक तो A से है असम, ठीक है, T से है त्रिपुरा, इसके बाद में आता है असम त्रिपुरा हो गया। M में 3 राज्य आते हैं। M में कौन कौन से आते हैं, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर। तो हम क्या करते हैं, मणि को निकाल देते हैं। मतलब जैसे ही ATM में से आप मनी निकालते हो ना, उसके बाद जो राज्य बचते हैं उन राज्यों को हम ले लेते हैं। तो A फॉर असम हो गया हमारा, ठीक है, T फॉर त्रिपुरा हो गया, और M में जो 3 राज्य हैं मेघालय, मिजोरम और मणिपुर, इनमें से मनी को आप निकाल दीजिए, मतलब मणिपुर को निकाल दीजिए, तो बचे हुए मेघालय और मिजोरम जो है वो इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। मतलब असम, इसके साथ में आपका मेघालय, इसके साथ में आपका त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं, इन चारों राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उन जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए छठी अनुसूची जो है उसमें विशेष उपबंध किए गए हैं। और जो देश के शेष राज्यों में जनजातीय क्षेत्र है, शेष राज्यों के जो अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों, मतलब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अनुसूचित क्षेत्र दरअसल घोषित किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति कहेंगे कि यार ये जिला जो है ये अनुसूचित क्षेत्र में है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ जनजातियां ऐसी भी रह जाएगी जो उस क्षेत्र में नहीं है, तो उन अनुसूचित जनजातियों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो एक तो हो गया अनुसूचित क्षेत्र और दूसरा हो गया अनुसूचित जनजातियां, दोनों ही आएंगी। क्यों? क्योंकि क्षेत्र में तो जो भी उपस्थित जनजातियां हैं वे सारी आ गई, लेकिन कुछ ऐसी जनजातियां भी हो सकती है जो अभी तक उस क्षेत्र में सम्मिलित नहीं की गई है, तो उनका प्रशासन भी इसमें आ जाता है। तो छठी अनुसूची में तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों को रखा गया, जबकि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है बचे हुए जितने भी राज्य थे उनके अनुसूचित क्षेत्रों को लिया गया। तो 5वीं और छठी दोनों ही अनुसूचियों का काम किसके लिए है, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए, जैसा कि हमारे संविधान के भाग 10 के अनुच्छेद 244 में वर्णित किया गया है। यहां पर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये शेड्यूल्ड कास्ट के लिए नहीं, ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, ये ध्यान रखना, ये शेड्यूल्ड कास्ट के लिए नहीं है, ये केवल शेड्यूल्ड ट्राइब्स से जुड़े मामलों के लिए, उनके प्रशासन के लिए बनाए गए हैं। दरअसल हम इसको राज्यों के भीतर राज्य कह सकते हैं। राज्यों के भीतर राज्य, अर्थात आपने राज्यों की सीमाएं तो बांट दी, लेकिन इसके साथ ही आपने उन राज्यों के भीतर भी जो जनजातीय क्षेत्र है उनको अपना प्रशासन अलग से करने की जो है अनुमति यहां पर प्रदान की है। अब इनको लेकर के, मतलब जो अनुसूचित क्षेत्र है इनको लेकर के एक संविधान संशोधन भी हमारे यहाँ पर हुआ है, और यह है 22वां संविधान संशोधन। 22वां संविधान संशोधन जो है ये लाया गया था सन 1969 में, और 1969 में इस संविधान संशोधन के माध्यम से एक अनुच्छेद जोड़ा गया था 244 क, और इसके माध्यम से संसद को थोड़ी सी पावर दी गई थी कि एक लॉ बना करके कानून के माध्यम से वो असम जो है, किसके लिए, असम जो राज्य है उस असम के जो जनजातीय क्षेत्र है उनके लिए एक स्वायत्त राज्य की स्थापना कर सके। ठीक है, तो ये एक संविधान संशोधन 29वां संविधान संशोधन 1969 में किया गया था, जिसके बाद वहां पर एक विधानमंडल के सृजन की बात हुई थी असम क्षेत्र में। ठीक है, फिर उसके बाद में जो जाकर के है ना असम को हमारे साथ में जोड़ा गया था, तब तक असम जो है हमारा देश का राज्य नहीं बना था, बाद में असम को राज्य बनाया गया था, तो वो आगे हम पढ़ते हैं संविधान संशोधन जो है। तो ये एक संविधान संशोधन इसको लेकर के किया था। अभी मैं आपको कुछ प्रावधान बता देता हूं, क्योंकि हमारा जो दूसरा प्रश्न था वो क्या था कि संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में उल्लेखित प्रावधानों पर चर्चा करो। तो आपको ये भी बताना पड़ सकता है कि कौन कौन से ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो अपने आप में इस अनुसूची को अलग करते हैं, मतलब कि इस अनुसूची को महत्व प्रदान करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास कुछ प्रावधान है जिनको हमें ध्यान रखना है। तुलनात्मक रूप से हम दोनों में पढ़ेंगे, एक तो 5वीं अनुसूची में और दूसरा 6ठी अनुसूची में। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 5वीं अनुसूची में कौन से राज्य हैं, ये मैंने आपको बता दिए, 6ठी में कौन से राज्य हैं ये आपको बता दिए। ये दोनों आप तुलनात्मक रूप से लिख सकते हैं। दूसरा,
पांचवी अनुसूची के अंतर्गत कोई भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र बताने का काम राष्ट्रपति के पास है। तो राष्ट्रपति में शक्ति है। राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल एक आवेदन देगा राष्ट्रपति को कि हमारे इस क्षेत्र में जो राज्य है वहां पर ये जनजातीय क्षेत्र है और हम चाहते हैं कि इन जनजातीय क्षेत्रों का जो क्षेत्र है उसको पांचवी अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। जैसे कि हाल ही में राजस्थान में जो है कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में घोषित किया गया है। तो राष्ट्रपति के पास पांचवी अनुसूची के अंतर्गत शक्तियां होती है। तो शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। जबकि छठी अनुसूची में राज्यपाल के पास अपेक्षाकृत ज्यादा शक्ति है। राज्यपाल के पास जो है ज्यादा शक्ति है। यहां पर वो क्या कर सकता है? वो किसी भी जनजातीय क्षेत्र जो है, जो भी जनजातीय क्षेत्र उस राज्य में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो भी जनजातीय क्षेत्र है उसको स्वायत्त जिला, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो है घोषित कर सकता है। क्या घोषित कर सकता है? स्वायत्त जिला या फिर क्षेत्र। तो जहां अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति पांचवी अनुसूची में राष्ट्रपति के पास है, वहीं छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में किसी भी क्षेत्र को स्वायत्त जिला या स्वायत्त क्षेत्र घोषित करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। ये आपको दो चीजें ध्यान रखना है। यहां पर क्या किया जाता है? पांचवी अनुसूची के अधीन राज्य जो भी जनजातीय सलाहकार परिषद है उसका एक गठन किया जाता है। किसका? जनजातीय सलाहकार परिषद। तो पांचवी अनुसूची में जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? मैक्सिमम 20। कितने? मैक्सिमम 20। और इनमें से भी 3/4 होते हैं विधानसभा में प्रतिनिधि उस जनजाति के। विधानसभा प्रतिनिधि जो है संबंधित राज्य के, तो उस जनजाति से जुड़े विधानसभा प्रतिनिधि जो है उनको इस के अंतर्गत जो है स्थान दिया जाता है। तो जनजातियों के लिए वैसे भी हमारे यहाँ पर आरक्षण है, तो आरक्षण के माध्यम से भी जनजातियां यहाँ पहुंचती हैं। तो अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को 3/4 सदस्यों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। इधर क्या होता है? यहां पर बनती है जिला परिषद या क्षेत्र परिषद। ठीक है, यहां बनती है जिला परिषद या क्षेत्र परिषद। क्षेत्र परिषद, और इसमें सदस्य होते हैं टोटल 30। इनमें से 4 का तो मनोनयन होता है। ठीक है, कौन करता है? राज्यपाल। 4 को तो राज्यपाल मनोनीत करता है और बाकी सदस्यों को मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार जो है उसके आधार पर चुनते हैं। तो जिला परिषद या जो क्षेत्र परिषद है वो 30 सदस्यों की एक हो सकती है मैक्सिमम, और उसके पास में ज्यादा अधिकार है। देखो, जनजातीय सलाहकार परिषद का काम है परामर्श देना, सरकार को परामर्श देने का काम। तो जब भी कभी अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कोई भी मुद्दा आएगा तो यहाँ पर जनजातीय सलाहकार परिषद क्या बोलती है? परामर्श देती है कि आपको ये प्रावधान लागू करने चाहिए या इनका प्रशासन इस तरीके से किया जाना चाहिए, ये वाले काम। जबकि छठी अनुसूची के जो राज्यों में जिला परिषद है उसकी शक्तियां अधिक है। उसकी शक्तियां इसलिए अधिक है कि एक तो उसके पास में न्यायिक शक्तियां हैं अपने क्षेत्र में, न्यायिक प्रशासन के लिए, तो न्यायिक शक्तियां यहाँ पर मिल सकती है। राजस्व संबंधित शक्तियां हैं, वो राजस्व वसूली से जुड़े काम कर सकती है। खनन पट्टे जारी करने से जुड़े या खनन से जुड़े कामों के लिए लेकर के जो है जिला परिषद को स्वायत्तता दी गई है। इसीलिए तो स्वायत्त जिला बोला जा रहा है, ऑटोनोमस इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि उनके पास में प्रशासन को लेकर के ज्यादा अधिकार हैं। ग्राम न्यायालय का गठन वे कर सकते हैं। ठीक है, और संसद या फिर विधानमंडल का कोई ज्यादा प्रभाव छठी अनुसूची वाले जो जिला परिषद है उस पर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर तो केवल परामर्श देने का ही काम जनजातीय सलाहकार परिषद करेगी, वो भी सरकार को। ठीक है, तो इस पर संसद का या विधानमंडल का नियंत्रण होता है। यहाँ पर विधानमंडल का नियंत्रण ज्यादा है, जबकि जो छठी अनुसूची है उसमें ऐसा विधानमंडल का कोई नियंत्रण नहीं है। उनके पास अपेक्षाकृत ज्यादा शक्तियां हैं। ठीक है, अपेक्षाकृत उनको ज्यादा मजबूत बनाने का काम किया गया है। इसीलिए क्या होता है कि कई बार जो है विभिन्न राज्यों की ओर से जिनमें जनजातीय क्षेत्र है ये मांग की जाती है कि उनको छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। जैसे कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में जो बस्तर क्षेत्र है वहां के आदिवासियों ने कहा था कि भाई हमको जो है छठी अनुसूची में लागू करो। अब देखो, वैसे तो 5वीं अनुसूची के अलावा जो ये जनजातीय क्षेत्र है उनमें पेसा जो है अधिनियम भी लागू है। ठीक है, पेसा क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, तो अनुसूचित जो क्षेत्र है उनमें पंचायती राज का एक्सटेंशन किया गया है। 1996 का एक ये हमारा कानून है जो कि पंचायती राज को
आपके अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करता है। तो पेशा अधिनियम भी लागू किया, लेकिन उसके बावजूद ये जो जिला परिषद का काम है और जिला परिषद की जो शक्तियां हैं वे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, वे ज्यादा प्रभावी हैं और वहां पर स्थानीय लोगों को प्रशासन में भागीदारी का ज्यादा मौका प्रदान करती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो एक और चीज बीच में आई थी, इनर लाइन परमिट, ILP, ठीक है। इनर लाइन परमिट आपने पढ़ा होगा, जो ये क्षेत्र जो है इनके अंदर प्रवेश को लेकर के इनर लाइन परमिट जारी किया जाता था अंग्रेजी सरकार के द्वारा प्रारंभ में। तो हाल ही में ILP को लेकर भी जो है विरोध किया था इन क्षेत्रों ने। तो इन्होंने कहा था कि ये हम स्वायत्त जिले हैं और हमारा प्रशासन हमारे पास है, तो कौन इस क्षेत्र में आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, ये सब हम तय करेंगे। ये बात इसमें कही गई है। अब देखो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या ये जो कानून है जो हम बात कर रहे हैं कि ये प्रावधान जो है 5वीं और 6वीं अनुसूची के, क्या ये अपने उद्देश्य में सफल हुए हैं। हमने पहले ही पढ़ा था कि क्या हम देख सकते हैं कि ये उद्देश्य में सफल हुए। तो देखिए दोस्तों, व्यवस्था तो बहुत सी की गई है, जनजाति सलाहकार परिषद भी है, परामर्श देने का काम भी कर रही है और विधानमंडल का नियंत्रण भी इस पे हमें देखने को मिला। फिर हमने पेशा कानून भी लागू किया है, लेकिन एक्चुअल में प्रशासन की जो उदासीनता है, क्योंकि यहाँ पर तो भागीदारी कम है, यहाँ पर भागीदारी कम है, ठीक है। तो ये देखो जिन क्षेत्रों में ये वाला लागू है 6ठी अनुसूची, वहां पर तो थोड़ा सा न्याय हुआ है, वहां पर अपने क्षेत्रों के विकास में उनकी भूमिका बड़ी है। लेकिन अगर हम बात करें इन क्षेत्रों की, तो इन क्षेत्रों का विकास काफी कम हो पाया है, क्योंकि एक तो क्या होता है कि इन कानूनों की वजह से पहले ही विकास के काम ज्यादा नहीं हो पाते, तो ये विशिष्ट प्रावधान विकास में बाधक है, ठीक है। हालांकि इससे इनकी जो जनजातीय पहचान है वो बनी रहती है, क्योंकि क्या होगा कि अगर मान लो ओपन भी कर दिया जाए पूरा, तो भी तो नुकसान है ना। ओपन करते ही तुरंत यहाँ पर क्या होगा, दोहन होना शुरू हो जाएगा इन क्षेत्रों का, और जैसे ही दोहन होगा तो इन लोगों का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य चीजों को निकालना शुरू कर दिया जाएगा और जल जंगल और जमीन को बिगाड़ दिया जाएगा। वो एक अलग पहलू है। लेकिन पहली बात तो कि चूंकि सारे के सारे जो सरकारी कानून है वो इन क्षेत्रों पर लागू नहीं हो पाते जो अन्य क्षेत्रों पर लागू है, तो इन क्षेत्रों का विकास ढंग से नहीं हो पा रहा, विकास में ये बहुत पीछे रह गए हैं। और दूसरा क्या है, इसका एक सकारात्मक पहलू ये है कि इनके लागू होने से इन लोगों की संस्कृति बची हुई है। लेकिन केवल संस्कृति बचाने से ही हमारा काम नहीं चलेगा, हमको आवश्यक है कि इनकी संस्कृति भी बचे और इन क्षेत्रों का विकास भी हो। तो इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए किया जा सकता है कि इनकी जो स्थानीय संस्कृति जो है, स्थानीय जो इनके उद्योग धंधे हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाते हुए उनको लघु और कुटीर उद्योगों के रूप में आगे बढ़ाते हुए हम जो है इन क्षेत्रों का विकास कर सकते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री वन धन योजना भी शुरू की गई, तो ऐसी योजनाओं के माध्यम से इनको, जैसे MSP आपने दिलवा दी, इनके जो वन प्रोडक्ट है, जो भी बाई प्रोडक्ट्स इनको जंगलों से प्राप्त होते हैं, शहद हो गया, मोम हो गया या पत्ते हो गए, अलग अलग औषधियाँ हो गई, तो उनके लिए MSP प्रदान करते हुए और इनके स्थानीय युवाओं की भागीदारी से उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाते हुए, जो वैसे तो सरकार पूरे प्रयास इस क्षेत्र में कर रही है, यहाँ पर इन्हीं के स्थानीय लोगों को आरक्षण भी दिया जाता है। TSP एरियाज में आपने देखा होगा, उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि बाहर के लोग ज़्यादा टिकते नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करें, तो एक तो ये बात है कि ये कानून जो है अभी तक इतने प्रभावी नहीं हो पाए, दोनों अनुसूचियों के होने से इन क्षेत्रों में विकास में बाधा आई है और प्रशासन ने भी उदासीनता लगातार दिखाई है। लेकिन यदि हम एक अच्छी सोच के साथ में इन चीज़ों को लागू करते हैं और स्थानीय कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देते हुए और इन क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को पर्यावरण के साथ में बढ़ावा देते हुए अगर हम लागू करें, तो इन क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये मैंने आपको एक कंप्लीट जो है जानकारी देने का प्रयास किया है। तो आप भी कोशिश करें, अपना उत्तर लिखें ढंग से और आंसर राइटिंग की ये पोपाड़ी जो है ना रोज बजाओ, क्योंकि ये बजाओगे नहीं ना आप तो कोई मतलब नहीं है, समय निकल जाएगा और आप चीज़ों को समझ भी नहीं पाओगे। तरीके से पढ़ते रहो, वीडियो को लाइक और शेयर करना आप पर डिपेंड करता है। और डिटेल में अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ में विद नोट्स, तो आप हमारे एप्लीकेशन RS जंक्शन को डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, और वहाँ पर हमारा RS जंक्शन का जो कोर्स है पॉलिटी का वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।